वाले हैं कुआ की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट में सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, जो जिसने भी अभी तक मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है ना कुआ का, ठीक है, तो डोंट वरी, मतलब COA का जो भी तुम्हारे यूनिट्स हैं वो सब मैं मतलब सब इसी चैनल पे कंप्लीट करवा दूंगा। और कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना तो भी पास हो जाओगे आराम से, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा सब कुछ पढ़ा दूंगा इसमें। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं यूनिट 3 जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली इंस्ट्रक्शन होता क्या है? इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड टू द प्रोसेसर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑन स्पेसिफिक डाटा। यानी इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक कमांड होती है जो कि प्रोसेसर को मिलती है कि वो जो स्पेसिफिक टास्क है उसे वो परफॉर्म कर सके इस हिसाब से। ठीक है, अ कंप्यूटर परफॉर्म टास्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। और कंप्यूटर जो भी टास्क करता है वो किसके बेसिस पे करता है? इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे करता है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन में हमारी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है ऑपकोड, ऑपरेंड और मोड। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेते हैं और अभी आगे भी इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ऑपकोड क्या होता है? हमारा ऑपकोड हमारा कहलाता है ऑपरेशन। जो ऑपरेशन तुम लोग जानते हो ना, ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसी तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं ना वो आता है हमारे किसमें? इसमें ऑपकोड में। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मतलब ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है? जिसके साथ ऑपरेशन हो रहे होंगे वो हमारे कहलाएंगे ऑपरेंड। यानी कि जब तुम्हारे लिखते हो 2+3, क्या लिखते हो? 2+3। ठीक है, तो जो ये प्लस का साइन है बीच में ये तुम्हारा हो गया ऑपकोड। क्लियर? एंड ये 2 और 3 जो है तुम्हारे वो क्या होंगे? तुम्हारे ऑपरेंड। ठीक है, एंड मोड होता है तुम्हारा, द मोड स्पेसिफाई हाउ द ऑपरेंड विल बी लोकेटेड। मोड हमारा बताता है कि कैसे है तुम्हारे जो ऑपरेंड है वो वहाँ का कहाँ पर लोकेटेड होंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं तो आता है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय इंस्ट्रक्शन। यानी कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आता है इसमें हमारा डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड CPU रजिस्टर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑन डाटा। ठीक है, मतलब कि तो क्या करता है? डाटा ट्रांसफर करता है बिटवीन किसकी? मेमोरी और CPU के। क्लियर? फिर दूसरा आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जो भी ऑपरेशन होते हैं डाटा पे वो भी करता है। एंड फिर आता है हमारा प्रोग्राम सिक्वेंसिंग एंड कंट्रोल, यानी प्रोग्राम की जो सिक्वेंसिंग वगैरह है वो कंट्रोल करना, ये भी कौन करता है? इंस्ट्रक्शन करता है। देन मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। क्लियर? और इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, तो ये सब किसके अंडर में आते हैं? हमारे इंस्ट्रक्शन के। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इंस्ट्रक्शन को समझे तो दो, जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि ऑपकोड होता है, ऑपरेंड होता है, मोड होता है। ठीक है, तो देखो ये ऐड लिख दिया यहाँ पर हमने आगे, ये हमारा क्या हो गया? ऑपकोड हो गया। क्लियर? देन हमारा R1 R2 R3 ये हमारे कहलाएंगे क्या? ऑपरेंड। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ऐड इज द ऑपकोड एंड R1 R2 इज द ऑपरेंड। ठीक है, अच्छा ऑपरेंड भी ना दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सोर्स ऑपरेंड और एक होता है हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेंड। ठीक है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड मतलब वो होता है जहाँ पे हमें जहाँ पे पहुँचना पड़ता है, मतलब ठीक है, जो कि ऑपरेशन होने के बाद जो डेस्टिनेशन होती है। और सोर्स ऑपरेंड वो होते हैं जो कि सोर्स रहते हैं, मतलब जिनके साथ हमारा ऑपरेशन हो रहा होता है। क्लियर? अभी आगे और अच्छे से समझ लोगे। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं क्योंकि टाइप्स जो इंस्ट्रक्शन के होते हैं वो तुम्हारे बहुत ईजी हैं। सबसे पहले तुम्हारा 3, 2, 1 और 0। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? 3, 2, 1, 0। ठीक है, और सब में ना उसी हिसाब से चीज़ें होती हैं, यानी 3 में अलग चीज़ें होंगी, 2 में अलग चीज़ें होंगी, 1 में अलग चीज़ें होंगी और 0 वाले में अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले हम क्या 3 को। 3 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखो, इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई 3 ऑपरेंड, यानी कि इसमें क्या होंगे? 3 हमारे ऑपरेंड होंगे। ठीक है, द ऑपरेशन इज परफॉर्म बिटवीन द 2 सोर्स ऑपरेंड एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। यानी कि जो तुम्हारा रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर्ड हो जाएगा? डेस्टिनेशन में। अभी तो जैसे मैंने ऑपरेंड वाला बताया ना चीज़ कि ऑपरेंड तुम्हारे दो होते हैं, एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। वही चीज़ है कि जो तुम्हारे जो सोर्स ऑपरेंड होंगे उनके बीच में तुम्हारा हो रहा होगा ऑपरेशन, एंड देन जो ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म जो स्टोर हो जाएगा किसमें? डेस्टिनेशन ऑपरेंड में। ठीक है, तो तुम्हारे ये 3 ऑपरेंड आते हैं इसमें। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, XA+B मल्टीप्लाई C+D। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करके दिखाएंगे तुम्हें किस तरीके से काम करता है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ऐड लगाएंगे, यानी ये हमारा ऑपकोड आ गया, देन हमारे तीनों ऑपरेंड आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर A और B में हमारा क्या हो रहा होगा? ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम कहाँ पे स्टोर कर देंगे? R1 में स्टोर कर देंगे। क्लियर? तो देखो, R1 हमने स्टोर कर दिया MA + MB। ठीक है, ये इन दोनों का जो सम होगा वो कहाँ पे आ जाएगा? हमारा R1 में आ जाएगा। क्लियर? सेम यहाँ पर देखो C+D में भी हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ ले लेंगे R2, C और D, जो हमारे ये 3 ऑपरेंड हो गए। ठीक है, ऑपकोड हमारा ऐड हो गया, तो R2 में हम क्या करेंगे? MC + MD की जो वैल्यू होगा उसका जो सम होगा वो हम कहाँ स्टोर कर देंगे? R2 में स्टोर कर देंगे। क्लियर? देन हमारा अगले आगे क्या हो रहा है? बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, इसके लिए हमारे फिर से 3 ऑपरेंड हो गए। अब ये जो फाइनल वैल्यू होगी x होगी, जो कि हमारे दो क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली x। ठीक है, तो ये x की, ये जो x है
इसी को हमें वैल्यू चाहिए थी तो हमने लिखा एक्स, और जो R1 और R2 में, मतलब R1 में हमारा a प्लस बी है और R2 में हमारा क्या है c प्लस डी है, ठीक है। तो अब R1 और R2 हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, और इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो हम कहाँ डाल देंगे, x में डाल देंगे। क्लियर, तो ये चीज़ होती है। अब एक और चीज़ तुम लोग समझ लो, ये m जो आ रहा है ना, तो जो तुम्हारे इक्वेशन में तुम्हारे जो दिए रहते हैं ना वेरिएबल, उन्हीं के साथ तुम्हारा m लगाना है, बाकी R1 R2 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम 3 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन को डिफाइन कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ आगे हम बात करते हैं 2 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन की। इसमें क्या होता है, देखो 3 वाले में क्या हो रहा है, 3 हमारे पास ऑपरेंड थे, ये देखो बीच में तीन चल रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है। अब 2 वाले में क्या होता है, देखो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई 2 ऑपरेंड्स, यानी यहाँ पे कितने ऑपरेंड होते हैं, 2 होते हैं केवल, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ऑपरेंड होंगे, 3 नहीं। द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बिटवीन द 2 एक्सप्लिसिटी स्पेसिफाइड ऑपरेंड एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन ऑन द ऑपरेंड्स, ठीक है। तो क्या होता है, अब देखो आगे हम समझते हैं अच्छे से। दो एग्जाम्पल हम फिर से वही लेते हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से क्या होगा, तुम आसानी से समझ जाओगे। देखो अब हमने क्या लिया, यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेंड है, क्लियर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं वैल्यूज़ को। मूव करने का मतलब क्या है कि एक की वैल्यू किसी और में स्टोर करा देंगे, ठीक है। अब यह तुम्हें पता है कि R1 तो हमारा शुरू में एम्प्टी है, उसमें तो कोई वैल्यू है नहीं, तो जो ए की वैल्यू होगी वो हम कहाँ मूव करा देंगे, इसे हम मूव कराएंगे ए की वैल्यू किसमें, R1 में, क्लियर। तो अब R1 में हमारी वैल्यू क्या है, ए है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम ऐड कर देंगे क्या, R1 प्लस बी, क्लियर है। मतलब इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 प्लस एम बी करने पर जो भी सम होगा वो वैल्यू भी किसमें चली जाएगी, हमारी R1 में। यानी R1 अब हमारा अपडेट हो जाएगा। पहले R1 में ए की वैल्यू थी, लेकिन अब R1 में क्या हो गई, ए प्लस बी की दोनों की वैल्यू आ गई है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, फिर मूव करेंगे, हम R2 को लेंगे और सी की जो वैल्यू है वो R2 में मूव कर देंगे, ठीक है। और सिमिलरली जब हम लोग ऐड करेंगे R2 के साथ D को, तो जो सी और डी की वैल्यू जो थी वो सब इसमें अपडेट हो जाएगी, R2 में अपडेट हो गई है, क्लियर। फाइनली फिर अब हमारे क्या चाहिए, हमें मल्टीप्लाई चाहिए, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, R1 R2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब R1 R2 का जो मल्टीप्लाई होगा ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो भी हम कहाँ पे स्टोर कर देंगे, R1 में। यानी अब R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। मतलब R1 जो पहले हमें a प्लस बी दे रहा था, अब उसके बाद R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, R1 मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक है। लास्ट हमारा क्या होगा, मूव करा देंगे हम R1 को x में, ठीक है। तो R1 को हम कहाँ मूव करा देंगे, x में, तो जो फाइनल आंसर है वो हमारा x में आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से तुम क्या करते हो, 2 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हो, क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की। देखो अब हमारा आता है 1 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई 1 ऑपरेंड, द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बिटवीन द ऑपरेंड एंड इन इम्प्लिसिटी एक्यूमुलेटर और रजिस्टर। मतलब यहाँ पर क्या होता है, रजिस्टर टाइप चीज़ें चलती हैं, एक्यूमुलेटर चलता है, इसलिए हम लोग AC को लेके चलते हैं इसमें। देखो कैसे हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऑपरेंड हमारा सिर्फ एक आ रहा है, यहाँ पे देखो पूरा में सब ने क्या लिया, सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेके रखा है, हर बार लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले करेंगे लोड कराएंगे। लोड कैसे करेंगे, हम ए को, तो ए को लोड कराए एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू थी कहाँ आ गई, हमारी एक्यूमुलेटर में आ गई, क्लियर हुआ ना। अब हम कर देंगे ऐड कैसे करेंगे, हम बी को किस में कर देंगे, एक्यूमुलेटर में ही, क्योंकि ए की वैल्यू एक्यूमुलेटर में पहले से थी। अब हमारी बी की वैल्यू भी एक्यूमुलेटर पहुंची, तो एक्यूमुलेटर में ए प्लस बी आ गया, क्लियर ना। अब एक्यूमुलेटर को हमें खाली करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आगे के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इसलिए हम ये वाली जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो हम लोग टी में स्टोर करा देंगे। तो स्टोर करेंगे हम टी में क्या, AC की वैल्यू, ठीक है। तो AC की वैल्यू हमारी क्या चली गई, टी में चली गई ना। फिर हम फिर से लोड करेंगे सी को एक्यूमुलेटर में, मतलब AC में, एंड देन फिर ऐड करेंगे हम डी को AC में। तो अब AC में आ गई C प्लस डी की वैल्यू आ गई ना। फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टी को किसके साथ, AC के साथ। तो AC में भी C प्लस डी है, टी में हमारा A प्लस बी था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा AC में फिर से अपडेट वैल्यू हो जाएगी, और जो AC की वैल्यू होगी वो वापस से हम स्टोर करा देंगे इसमें X में। तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी वैल्यू AC की, मतलब जो X की वैल्यू है वो वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से ही हमारा चलता है 1 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन, क्लियर। तो आई होप ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे हमारा 0 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखो 0 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन में हमारे क्या चीज़ होती है, ये हमारा होता है स्टैक के बेस्ड पे। जैसे हमारा स्टैक होता है ना, एक स्टैक में हमारा क्या होता है कि भाई कोई चीज़ आती है तो उसे हम लोग पुश करते हैं, या हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पॉप करते हैं। तो इसमें हम लोग वही करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ इसमें चलती है, टॉप जो लिखा हुआ है ना, हम लोग की टॉप ऑफ द स्टैक जो वैल्यू होती है उस चीज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे स्टैक अगर खाली है तो सबसे पहले हमारे पास इसमें से हम क्या करेंगे, ए को पुश कर देंगे इसके अंदर, यानी ए हमारा क्या हो गया, इसके अंदर पहुंच गया है, ठीक है। जब हमारा ए पहुंच गया तो TOP में हमारी क्या वैल्यू है, ए की है, ठीक है। फिर से अगेन हम पुश कर देंगे क्या, बी की वैल्यू। तो अब TOP में हमारी क्या आ गई, बी आ गया, तो मतलब ए आ गया, ठीक है, और हमारा अब बी आ गया, क्लियर।
अब जब हमारा ए और बी दोनों आ गए तो हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ऐड। तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दो। अब तुम देखोगे तो एक टाइम पे एक ही चीज़ हो रही है, मतलब ए हुआ पहले गया फिर बी गया, अब हमारा ऐड हो गया। ठीक, क्लियर। जब ऐड हुआ तो और कुछ नहीं हुआ, तो ऐड हुआ किसमें, टीओपी में ऐड हुआ। तो ए जहाँ पर जो भी टीओपी में वैल्यू थी वो सब क्या, ये एक साथ आ गई। क्लियर। तो ये क्या हुआ, एक प्रॉपर एक ही चीज़ हो गई, हो गया ना। अब हमारे पास क्या है, पुश करेंगे हम सी को, तो हमने सी को भेज दिया अंदर। ठीक है, फिर हमने पुश किया डी को, तो अब हमने क्या किया, अब जो डी है उसे भी हमने अंदर भेज दिया। क्लियर। देन फिर से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो फिर से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब ये सी और डी की जो वैल्यू थी वो भी हमारी क्या हो गई, ऐड हो गई। तो अब ये भी एक चीज़ हो गई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो जब हमने इन दोनों को ऐड कर सकते थे ना, तो अब ये जब ये पूरा एक है, ठीक है, और ये पूरा एक है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। तो वही बात है, ऐड होने के बाद फिर हम डायरेक्ट कर देंगे मल्टीप्लाई। तो टीओपी में क्या हो रहा होगा, सी प्लस डी और ए प्लस बी का क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी वैल्यू होगी वो हमारी टीओपी में, उसे हम कहाँ पॉप कर देंगे, एक्स में भेजेंगे, और एक्स को हम क्या कर लेंगे, पॉप कर लेंगे। तो यही, क्योंकि स्टैक में क्या करते हैं हम लोग, पुश करते हैं। जब किसी चीज़ को अगर हम लोग अंदर भेजते हैं स्टैक के अंदर, तो हम कौन सा वहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं, पुश लगाते हैं। और अगर किसी को हम लोग अगर यहाँ से बाहर निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पे, पॉप लिखेंगे, क्योंकि पॉप से वो चीज़ क्या है, बाहर आई। तो जब हम पूरी वैल्यू जब आ जाएगी एक्स में, तो हम उसे क्या कर लेंगे, पॉप कर लेंगे। क्लियर ना। अब देखो ये कोई न्यूमेरिकल है टाइप, जो तो अच्छे से एक बार तुम भी प्रैक्टिस कर लेना, वही चीज़ है जो हमने अभी अभी सॉल्व की है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन साइकिल की। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, देखो इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहले तुम्हारा आता है फैच, डिकोड और एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूशन एक एक करके हम लोग अभी समझ लेंगे। तो पहले सबसे पहले समझते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी एग्जीक्यूशन होता है ना वही हमारा पूरा होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। अगर तुम्हें इंस्ट्रक्शन साइकिल का डायग्राम बनाने को आए तो सिंपल वे में बता रहा हूँ, सबसे पहले एक बॉक्स बना देना। ठीक है, और फिर उसके नीचे दूसरा बॉक्स बना लेना, और उसके नीचे तीसरा बॉक्स बना लेना। ठीक है, यही हमारी होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा फैच, ठीक है, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा डिकोड, और फिर लास्ट में तुम्हारा क्या होता है, एग्जीक्यूशन। क्लियर, ये होती है तुम्हारी इंस्ट्रक्शन साइकिल। नाउ आगे तुम्हें और अच्छे से डायग्राम मिलेंगे। ये बस ये तो मैंने एक बेसिक बता दिया। इसमें क्या है आगे, इट इज़ अ बेसिक ऑपरेशन प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 सब साइकिल, यानी कि फैच साइकिल की अलग चलती है, डिकोडिंग अलग चलती है, और एग्जीक्यूशन अलग चलता है। ठीक है, अगर हम फैच साइकिल की बात करें तो जस्ट सीपीयू रिट्रीव्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, यानी फैच क्या करता है, ये सीपीयू से इंस्ट्रक्शन रिट्रीव करता है, इंस्ट्रक्शन लेता है मेमोरी के लिए। ठीक है, मतलब कि क्या चीज़ होनी चाहिए आगे। अब फिर क्या होता है, एड्रेस इज डिटरमाइंड बाय द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जो एड्रेस होगा वो डिटरमाइन किससे होगा, प्रोग्राम काउंटर से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं फैच साइकिल में। आगे आता है हमारा डिकोड साइकिल। डिकोड साइकिल में क्या होता है, द फैच्ड इंस्ट्रक्शन इज एनालाइज टू आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एंड ऑपरेंड, मतलब कि जो हमारे इंस्ट्रक्शन आए हैं उन्हें अब एनालाइज करेगा डिकोड में। ठीक है, कि मतलब कि कौन से हमारे ऑपरेशन हैं और कौन से हमारे ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, उनमें डिफरेंस क्रिएट कर लेगा। इसके बाद जो ऑप कोड होंगे यानी ऑपरेशन कोड होंगे एंड एड्रेसिंग मोड्स होंगे आर डिटरमाइंड, मतलब उन दोनों को, उनमें क्या उन सबको पहचान लिया जाएगा। ठीक है, डिकोडिंग में। फिर हमारा आता है सीपीयू साइकिल, मतलब एग्जीक्यूशन साइकिल। इसमें क्या होता है, सीपीयू कैरीज आउट द ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन एंड डाटा मूवमेंट और कंट्रोल ट्रांसफर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो सीपीयू क्या करता है, इसमें ऑपरेशन जो क्रिएट होने होते हैं वो उन्हें एग्जीक्यूट करवाता है। क्लियर ना। अब आगे देखो ये एक डायग्राम तुम्हें नजर आ रहा है, जहाँ हमारा स्टार्ट होता है, देन फैच करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, फिर एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, और देन हाल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ चलती है यहाँ से। फैच साइकिल हो गई या एग्जीक्यूशन साइकिल हो गई। और अगर तुम्हें प्रॉपर बना तो स्टार्ट के बाद यहाँ पर तुम क्या करते हो, 3 बॉक्स बना दो, एक फैच का बना दो, डिकोड का बना दो, और एग्जीक्यूशन का बना दो। ठीक है, एंड देन फिर हॉल्ट का बना दो, मतलब ये 2 की जगह ये 3 के इस हिसाब से बना दो, तो और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी चीज़। ठीक है, और अगर तुम्हें और अच्छा डायग्राम देखना है, एकदम बेसिक नहीं जाना, एकदम प्रॉपर करके जाना है, तो थोड़ा गूगल की हेल्प भी ले लेना। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये हो जाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब आता है हमारा स्टेट डायग्राम ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। स्टेट डायग्राम क्या है, दो भाई ये डायग्राम बहुत ना इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पेपर, इसलिए अच्छे से थोड़ा याद करके जाना। इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टेट डायग्राम देखो क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। अगर तुम देखो तो सबसे पहले ऊपर हमारा होता है फैच इंस्ट्रक्शन, फैच ऑपरेंड एंड स्टोर ऑपरेंड। ठीक है, और ये कनेक्टेड होते हैं आपस में। और नीचे हमारे आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग एंड डिकोडिंग, ऑपरेंड एड्रेसिंग कैलकुलेशन एंड डाटा ऑपरेशन एंड ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन। क्लियर, यहाँ पे हमारा मल्टीपल ऑपरेंड होता है और यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट होता है। ठीक है, और नीचे से हमारा जब ऊपर से आता है ना ये वाली चीज़ एरो यहाँ से स्टोर ऑपरेंड से,
तो वो चीज़ होती है हमारी रिटर्न फॉर द स्ट्रिंग और वेक्टर, एंड यहाँ पर हमारा हो जाता है इंस्ट्रक्शन कंप्लीट फैच द इंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो ये हमारे जो डायग्राम है पूरा याद कर लेना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं जो हमारा जो वो है ना कंट्रोल यूनिट, उसमें चीज़ें वर्क कैसे कर रही है। मतलब जब यूनिट का ही नाम तुम्हारा कंट्रोल यूनिट है तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। ठीक है, यानी डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट करती है हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को, नंबर ऑफ कंट्रोल लॉजिक गेट्स को, 2 डिकोडर्स को एंड 4 बिट काउंटर को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर होती है, हमारी कंट्रोल यूनिट में होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये चीज़ है कि द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर्ड इन द IR, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन आते हैं वो फैच हो जाते हैं मेमोरी से और कहाँ स्टोर हो जाते हैं, IR में। ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है वो क्या करता है, उन्हें डिवाइड करता है बिट में। ठीक है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स को सबको बिट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और एड्रेस दे देता है। तो अब जो बिट में हो गया तो उसमें क्या होता है, शुरुआत की जो 12 बिट्स होती हैं वो कहाँ पहुँचा दी जाती है, कंट्रोल लॉजिक गेट्स में डायरेक्टली भेज दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर 12 जो बिट्स होती हैं, मतलब जो 12 से 14 होती हैं बिट्स, उन्हें हम लोग भेजते हैं कहाँ पे, डिकोडिंग करने के लिए 3x8 डिकोडर में। ठीक है, सो फॉर परसुइंग 8 आउटपुट D0 थ्रू D7, और जो डिकोड होता है ना, डिकोडेड होता है वो D0 से लेकर D7 तक कंट्रोल यूनिट को फिर आउटपुट देता है। क्लियर? डिकोडर जो होता है 3x8 का, अभी हम डायग्राम में और अच्छे से समझ लेंगे। फिर लास्ट की जो हमारी 15 बिट होती है वो IR इज ट्रांसफर एज एन एड्रेसिंग मोड, सीक्वेंस काउंटर काउंट फ्रॉम 0 to 15 इन बाइनरी आउटपुट। सो फिर फाइनली क्या होता है, आउटपुट इज डिकोड इनटू 16 टाइमिंग पल्सेस T0 to T15 एंड कंट्रोल ऑफ सीक्वेंस काउंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड बाय द INR इनपुट, कैन बी क्लियर्ड बाय द CLR इनपुट सिंक्रोनसली। तो देखो अब तुमने ये चीज़ें समझ ली क्या चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं हमारे कंट्रोल यूनिट में। ये तुम्हारा डायग्राम है उस कंट्रोल यूनिट का, तो अच्छे से समझ लो। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे 16 बिट होते हैं ना उसमें 0 से लेकर 15 तक, तो स्टार्टिंग में जो 0 से लेकर 11 बिट है उसे डायरेक्टली कहाँ भेज दिया जाता है, कंट्रोल लॉजिक गेट में। क्लियर? इसके बाद 12 से लेकर 14 तक जो बिट होती है वो हमारी जाती है 3x8 डिकोडर में, और यहाँ से D0 से लेकर D7 तक ये सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, ये सभी जो हैं ये सब जाते हैं फिर कंट्रोल लॉजिक गेट में डिकोडर से होते हुए। क्लियर? इसके बाद फिर बाकी आखिरी बचता हमारा जो 15 वाला, ये जो IR के थ्रू जाता है और डायरेक्ट कहाँ चले जाता है हमारा कंट्रोल लॉजिक गेट में, ये क्योंकि ये हमारा क्या एड्रेसिंग मोड स्टोर कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारा नीचे के साइड से होता है 4x16 का डिकोडर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे नीचे क्या होता है, 4 बिट सीक्वेंसिंग काउंटर होता है जो कि इंक्रीमेंट होता है, क्लियर होता है एंड क्लॉक वाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हमारी ये चीज़ें जाती है तो यहाँ से T0 से लेकर T15 तक सारे के सारे कहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, कंट्रोल लॉजिक गेट में, एंड कंट्रोल लॉजिक गेट से फिर फाइनली हमारा क्या निकलता है, कंट्रोल आउटपुट निकलता है। क्लियर? तो ये पूरा हमारा डायग्राम है कंट्रोल यूनिट का, जो कि अच्छे से तुम लोग पढ़ लेना, और स्टेप्स मैंने तुम लोग को अभी समझा दी है पूरा। ठीक है, तो आइए तुम पूरी प्रॉपर थ्योरी भी लिख दोगे अच्छे से। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है ये अच्छे से समझ लो, इजी टॉपिक है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, माइक्रो ऑपरेशन आर एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट डाटा स्टोर्ड इन रजिस्टर टू और परफॉर्म द कंट्रोल ऑपरेशन विद इन द CPU। यानी माइक्रो ऑपरेशन बेसिकली क्या होते हैं, ऑपरेशंस को स्टोर करके रखते हैं जो कि ऑपरेशन हमारे होते हैं। जैसे कि हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन की बात करें तो हमारा आता है सबसे पहले रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, जैसे कि तुमने अभी जो 3 एड्रेसिंग रजिस्टर पढ़ा, 3 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, 2 एड्रेसिंग और 1 0 जो भी पढ़ा था, उन सब में हम लोग के कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें यूज़ हो रही थी। देखो जैसे हम लोग क्या करते थे, लोड करते थे, स्टोर करते थे, ट्रांसफर करते थे, एक्सचेंज करते थे। ठीक है, तो रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, ट्रांसफर को मतलब ट्रांसफर करता है डाटा को। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। अर्थमेटिक मतलब कि मैथ से रिलेटेड, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब कहाँ पे आता है, हमारा अर्थमेटिक में आता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा इन रजिस्टर्स। क्लियर? इसके बाद हमारा आता है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, जो कि होता है इन्वॉल्व करता है लॉजिक ऑपरेटर्स को, जो कि इसमें आता है हमारा एंड और नॉट, एक्सऑर वगैरह ये सब। ठीक है, देन हमारा आता है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। इन्वॉल्विंग द शिफ्ट द बिट ऑफ द डाटा विद इन द रजिस्टर्स। क्लियर? एंड एग्जाम्पल क्या है इसके, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, ये सब। ठीक है, अगर हम शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन की और अच्छे से बात करें, देखो तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। देखो, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन इन्वॉल्व मूविंग द बिट्स ऑफ बाइनरी, क्लियर, नंबर टू द लेफ्ट और राइट विद इन द रजिस्टर। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेशन, लॉजिक शिफ्ट, राइट अर्थमेटिक शिफ्ट एंड सर्कुलर शिफ्ट। तो अगर हम लॉजिक शिफ्ट की बात करें तो लॉजिक शिफ्ट में हमारा होता है एक LSL होता है और एक हमारा होता है LSR। LSL मतलब लेफ्ट लॉजिक शिफ्ट, इसमें क्या होता है बेसिकली कि zeros are shifted into the vacated bit position on the right
एंड द लेफ्ट मोस्ट बिट आर शिफ्टेड आउट, मतलब जो लेफ्ट वाली बिट होती है वो क्या होती है, आउट हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर देखो तुम तो 110 लिखा हुआ है, इसको अगर लेफ्ट लॉजिकली शिफ्ट करेंगे बाय 2 पोजिशनली तो क्या होगा, रिजल्ट हमारा आ जाएगा 01100। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी राइट लॉजिकल शिफ्ट की, तो LSR इसमें क्या होता है, इन अ राइट लॉजिकल शिफ्ट जीरोज आर शिफ्टेड इनटू द वेकेटेड बिट पोजीशन ऑन द लेफ्ट। क्लियर। एंड द राइट मोस्ट बिट आर शिफ्टेड आउट। तो एग्जांपल अगर देखो तो 110 है, इसमें क्या होगा, राइट शिफ्ट करेंगे हम 2 पोजीशन, यानी कि राइट किस साइड, इस साइड जाएगा। ठीक है, इस साइड अगर जाएगा तो आगे की जो 2 पोजीशन है वो क्या होंगी, गायब हो जाएंगी, यानी 2 गायब हो गई। इसके फिर हमारे क्या होगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो फिर मतलब जो कि इसमें क्या होगा, राइट मोस्ट बिट्स आर शिफ्टेड आउट, तो जो राइट मोस्ट शिफ्ट है वो हमारी क्या होगी, आउट हो जाएंगी। ठीक है, और इस साइड लेफ्ट साइड बाकी की सारी मूव करेंगे, राइट साइड नहीं करेंगे, सॉरी ये गलत बोल दिया था मैंने। यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो जो यहाँ का जो 0 है वो आउट हो गया। ठीक है, फिर देन हमारा क्या हुआ, एक 1 भी आउट हो गया, यानी इतना शिफ्ट आउट हो गया। अब बचा क्या 1011, तो 1011 आ गया और आखिरी में हमारी 00 आ गया। ठीक है, इसी का ऊपर हमारा उल्टा हमारा LSL में हो रहा है। क्लियर। देन हमारा अगला टॉपिक आता है हमारा अर्थमेटिक शिफ्ट। अर्थमेटिक शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट अर्थमेटिक शिफ्ट पहले वो जिसे हम लोग बोलते हैं ASL, राइट अर्थमेटिक शिफ्ट को बोलते हैं हम लोग ASR। क्लियर, ये शॉर्ट नेम है, थोड़े से याद कर लेना ताकि तुम लोग को पूरा नाम याद रहे। इन लेफ्ट अर्थमेटिक शिफ्ट द बिट्स आर शिफ्टेड टू द लेफ्ट एंड द वेकेटेड बिट्स पोजिशन ऑन द राइट आर फिल्ड विद द साइन बिट, यानी लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है। ठीक है, तो अगर हम साइन बिट तुम्हें अगर पता हो सबसे आगे वाली को कहते हैं, तो अगर भाई हमारे पास ये चीज़ है 110 इज लेफ्ट अर्थमेटिक शिफ्ट बाय 2 पोजीशन, तो रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा 01100। क्लियर। देन हमारा अगला आता है जो राइट अर्थमेटिक शिफ्ट की बात करते हैं, तो इन राइट अर्थमेटिक शिफ्ट द बिट्स आर शिफ्टेड टू द राइट एंड द वेकेटेड बिट पोजीशन ऑन द लेफ्ट आर फिल्ड विद द साइन बिट, यानी लेफ्ट मोस्ट बिट। ठीक है, यहाँ थोड़ा लिख गया राइट मोस्ट शिफ्ट होगा। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है 10100 है, तो ये अगर राइट शिफ्ट करते हैं हम 2 पोजीशन से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4101। क्लियर। तो इस तरीके से ये काम होता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारी ये जो चीज़ होगी यहाँ से निकल जाएगी, बचेगा तो ये 1010 ये हो गया, और जो हमारा साइन बिट है जो, ठीक है, वही वो बाकी में भर जाएगी। सेम इसमें हमें ये करना है। अगर लेफ्ट साइड से अगर हम लोग यहाँ से हमारा क्या हुआ, राइट साइड से गया, यहाँ से हमारा क्या होता है लेफ्ट साइड से हट जाता है, तो लास्ट में हमारा क्या है 011 बचा है, तो ये 011 आ गया। एंड देन हमारी फिर लास्ट में जो होता है वो फिलअप कर दिया जाता है। लेफ्ट मोस्ट बिट है यहाँ पे, ये वाली चीज़ गलत लिखी, यहाँ पे राइट मोस्ट बिट होगी, यानी राइट वाली। ठीक है, इसके बाद हमारा आगे आता है सर्कुलर शिफ्ट। सर्कुलर शिफ्ट की अगर हम बात करें तो सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, ईच बिट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशन, द बिट दैट आर शिफ्टेड आउट इन द लेफ्ट री एंटर फ्रॉम द राइट, यानी कि 10110 इज लेफ्ट फ्रॉम द सर्कुलर पोजीशन बाय 2, तो हो जाएगा हमारा 011011। क्लियर। तो अब ये चीज़ होती है हमारी सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट वाले की। ठीक है, एंड अब हमारा आता है सर्कुलर राइट शिफ्ट, जिसमें होता है ईच बिट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली द बिट दैट आर शिफ्टेड आउट इन द राइट री एंटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी जो राइट से निकलेगी वो लेफ्ट से आ जाएगी, और वहाँ पर क्या है जो लेफ्ट से निकलेगी वो राइट से आ जाएगी। तो अगर हमारा है 110110, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल दो, अगर लास्ट की 2 बिट निकाल दो। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये तो बचा हुआ ये आ गया, और जो यहाँ से निकला तो वो हमारे यहाँ से एंटर हो गया। क्लियर, यही चीज़ हमारे वहाँ पर उल्टा हो रहा है लेफ्ट वाले में। ठीक है, एक अब हमारा आता है नया टॉपिक जो कि हमारा CISE। CISE क्या है, थोड़ा अच्छे से समझ लो। ठीक है, और थोड़ा अच्छे से समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ना, इसलिए CISC यानी कि स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कंप्यूटर। क्लियर, इन फीचर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट encompassing a wide range of operations। ठीक है, एंड CISC इंस्ट्रक्शन हैव अ वेरिएबल लेंथ फॉर्मेट। ठीक है, वेरिएबल लेंथ फॉर्मेट होता है, एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन CISC आर्किटेक्चर में टेक अ वेरिंग नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स, यानी कौन सी साइकिल होती है, क्लॉक साइकिल होती है। CISC प्रोसेसर अलाउ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेंड्स रिजाइडिंग इन मेमोरी। क्लियर, दिस सपोर्ट द वर्सेटाइल डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, एंड CISC आर्किटेक्चर एम टू सिंप्लीफाई द कंपाइलर टास्क। बेसिकली ये क्या करता है, कंपाइलर टास्क जो होता है उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करता है। क्लियर, CISC आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है क्या, डाइवर्स सेट को ऑफ इंस्ट्रक्शन को, इंक्लूडिंग द अर्थमेटिक मेमोरी एक्सेस एंड द कॉम्प्लेक्स डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन को। ठीक है, ये सब चीज़ें। एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल इज यूज्ड इन CISC। माइक्रो प्रोग्राम की जो भी कंट्रोल है वो यूज कहाँ होती है, CISC में, जैसे कि मल एड R4 R1 R2 R3। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल इसका। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो 100 to 250 इंस्ट्रक्शन इन द सेट होते हैं, इंक्लूसिव होता है
इनफ्रिक्वेंटली यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड टास्क, एंड 5 से लेकर 20 तक के डाइवर्स होते हैं एड्रेसिंग मोड्स, एंड वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है और एम्फसाइज करता है ऑन मैनिपुलेटिंग ऑपरेंड इन मेमोरी को। क्लियर। बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जो कि हमारा RISC। ठीक है, तो RISC और CISC में भी तो हमारा डिफरेंस भी होगा, तो वो भी अच्छे से समझ लेना ताकि तो हमें पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और तो RISC की अगर बात करें तो स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, फिक्स्ड लेंथ होती है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट फॉर सिंप्लिसिटी के लिए, एंड डाटा इज स्टोर्ड इन अ प्रोसेसर रजिस्टर फॉर कंप्यूटेशन, रिजल्ट आर ट्रांसफर टू मेमोरी यूजिंग अ स्टोर इंस्ट्रक्शन। तो रिजल्ट का ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ से, मेमोरी से, किसका यूज करके, स्टोर इंस्ट्रक्शन का। ऑल इंस्ट्रक्शन इन RISC हैव सिंपल रजिस्टर एड्रेसिंग, सबके पास सिंपल रजिस्टर एड्रेसिंग होता है। अ लिमिटेड नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स आर यूज, और यहाँ पे क्या है, लिमिटेड नंबर एड्रेसिंग मोड होते हैं। CISC आर्किटेक्चर एम टू सिंप्लीफाई द प्रोसेसर टास्क, एंड RISC आर्किटेक्चर टिपिकली हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर इन द प्रोसेसर यूनिट। क्लियर, एंड हार्डवायर कंट्रोल इज यूज्ड इन RISC। क्लियर, एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे तो LDA R1 ये लिख दिया, एंड हमने लिख दिया ऐड कर दो फिर R3 R1 R2 को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे ये 3 चीज़ें होंगी, इनको हमने फिर बाद में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर। अगर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लिमिटेड इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं जो कि होते हैं 50 to 100 इंस्ट्रक्शन तक। ठीक है, पेरिडोमिनेंस ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्चर विद यूनिफॉर्म एग्जीक्यूशन टाइम होता है, और मिनिमल एड्रेसिंग मोड होता है, टिपिकली 3 to 5 मोड्स होते हैं। फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट फॉर सिंप्लिसिटी, एंड एम्फसाइज ऑन रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन। ठीक है, एम्फसाइज करता है रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन, रिड्यूसिंग मेमोरी एक्सेस। क्लियर, तो ये चीज़ हमारी आती है RISC में। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिफरेंस की। सो CISC और RISC का जो डिफरेंस है वो समझो। एम्फेसाइज ऑन हार्डवेयर होता है, और ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर में होता है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइज एंड फॉर्मेट होता है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेम सेट विद अ फ्यू फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे लेस रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पर मोर रजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पे एड्रेसिंग नोड्स क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे एड्रेसिंग नोड्स क्या है, कम है। ठीक है, नाउ एक्सटेंसिव यूज ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इन कंपाइलर होता है। एंड फिर हमारा आता है इंस्ट्रक्शन टेक्स अ वेरिंग अमाउंट ऑफ साइकिल टाइम, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन टेक 1 साइकिल टाइम। ठीक है, और पाइपलाइनिंग इज डिफिकल्ट होती है यहाँ पर, और पाइपलाइनिंग यहाँ पे क्या होती है, ईजी होती है। अब पाइपलाइनिंग का टॉपिक आया तो हमें पाइपलाइनिंग भी पता होना चाहिए कि पाइपलाइनिंग क्या होता है। और अगर आपने बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ा हो ना कॉलेज में अपने, तो आपने पाइपलाइनिंग सब तो बहुत जरूर सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आ भी जाते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग अब हम समझ लेते हैं। पहली बात तो पाइपलाइनिंग होता क्या है। पाइपलाइनिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ सिक्वेंशियल प्रोसेस इनटू अ स्मॉलर सब ऑपरेशंस। ठीक है, सो बेसिकली पाइपलाइन क्या करता है कि वो ब्रेक डाउन कर देता है हमारी जो सिक्वेंशियल प्रोसेस रहते हैं उन्हें सीक्वेंस कर मतलब ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर सब ऑपरेशन में। ठीक है, ईच सब ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड इट्स ओन सेगमेंट। ठीक है, ऑल सेगमेंट रन इन पैरेलल विद ईच अदर फैसिलिटेटिंग कनकरेंट प्रोसेसिंग। क्लियर, पैरेलल ही चल रहे होते क्योंकि ऑपरेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे दैट फैसिलिटेट्स कनकरेंट एग्जीक्यूशन एंड लीडिंग टू द ओवरऑल टाइम सेविंग। और इस तरीके से इन्हें अरेंज किया जाता है ताकि हमारा टाइम क्या हो, टाइम बचे। क्लियर। सो अगली लाइन आती है हमारी, पाइपलाइनिंग इज ऑप्टिमाइजिंग अ प्रोडक्शन लाइन फॉर इफिशियंस इन असेंबलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, एंड क्रिएट्स एंड ऑर्गेनाइज अ पाइपलाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट इन पैरेलल। एंड फिर हमारा है एनेबल पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एनहेंसिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें हमारी किसमें आती हैं, पाइपलाइनिंग में आती हैं। क्लियर। आगे अगर हम देखें तो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं पाइपलाइनिंग की, देखो IF होता है यानी इंस्ट्रक्शन फैच होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है, ऑपरेंड फैच होता है, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, और ऑपरेंड स्टोर होता है। तो ये सारे हमारे क्या है, ये 5 स्टेजेस हैं हमारे किसके, पाइपलाइनिंग के। ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज़ बताऊँ तो ये हमारा डायग्राम है पाइपलाइनिंग का। देखो IF ID OF I और OS, यानी ये हमारा ये क्या था, IF हमारा इंस्ट्रक्शन फैच, एंड देन हमारा ID हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोड, OF हमारा क्या होगा, ऑपरेंड फैच, एंड हमारा फिर आ गया इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, एंड देन ऑपरेंड स्टोर। क्लियर, तो ये ऑपरेंड फैच और ऑपरेंड स्टोर है, बाकी हमारा फिर वही है फैच डिकोड एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, यही चलता रहता है ये हमारे टाइम के हिसाब से। और जैसे हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं बस ये क्या होता है, ये शिफ्ट होता रहता है। देखो जैसे ये एक यूनिट शिफ्ट हो गया, अगले में ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, तो ये हमारा क्या है, डायग्राम है। ठीक है, पाइपलाइनिंग ऑफ 5 इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कितने इंस्ट्रक्शन है, 5 इंस्ट्रक्शन है, तो इस हिसाब से ये क्या है, डायग्राम हमारा है पाइपलाइन का। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग की, तो सबसे पहले हमारा आता है अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिजाइंड फॉर अ हाई स्पीड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, इंक्लूडिंग एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए ही बनाया गया क्योंकि इसमें क्या हाई स्पीड पे ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। ठीक है, मल्टीपल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स लाइक ALU आर इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम टू परफॉर्म पैरेलल कंप्यूटेशन।
तो उसमें क्या चीज़ है कि जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं ना मल्टीपल, वो सब क्या परफॉर्म हो सकते हैं पैरेलली, ठीक है, ये चीज़ आती है। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट की, जो कि होता है हमारा इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। इसमें क्या होता है, ओवरऑल द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव द थ्रू आउट और एफिशिएंसी। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग क्या होता है कि ये ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन होता है उसे इंप्रूव करता है, ठीक है, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन इज ओवरलैप्ड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द सब सिक्वेंस इंस्ट्रक्शन। एंड ये क्या करता है, ओवरलैप कर देता है जो कि सब सिक्वेंस इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके साथ, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द इंस्ट्रक्शन लुक अहेड। नेक्स्ट होता है हमारा इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग इज अ कॉमन टेक्निक इन अ मॉडर्न प्रोसेसर टू इनहेंस ओवरऑल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड बाय ब्रेकिंग डाउन द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस इनटू स्टेजेस। तो ये क्या मतलब ये क्या होता है, मॉडर्न टाइम में भी इसे बहुत यूज़ किया जाता है क्योंकि ये क्या इफिशियंसी को बढ़ा देता है। क्लियर। आगे हमारा आता है हमारा प्रोसेस पाइपलाइनिंग। प्रोसेस पाइपलाइनिंग क्या होता है ये समझ लो अच्छे से कि प्रोसेस पाइपलाइनिंग की अगर हम बात करें तो प्रोसेस पाइपलाइन टू हैंडल द सेम डाटा स्ट्रीम, ठीक है, एक क्या करता है सेम डाटा को स्टोर मतलब उसके साथ हैंडल करता है। एंड द डाटा स्ट्रीम इज इनिशियली प्रोसेस्ड बाय द फर्स्ट प्रोसेसर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है। तो जब फर्स्ट प्रोसेस होता है वही उसी के थ्रू डाटा स्ट्रीम जो है हैंडल की जाती है एंड रिजल्ट स्टोर कर दिया जाता है हमारे मेमोरी में। एंड द सब सिक्वेंस प्रोसेसर एक्सेस एंड रिफाइन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द प्रीवियस प्रोसेसर। क्लियर। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ पाइपलाइनिंग इज ऑफ्टन यूज्ड इन सिनेरियोज ऑफ वेयर डिफरेंट प्रोसेसर स्पेशलाइज इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डाटा, ठीक है, एंड प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट ऑफ द वन प्रोसेसर बिकम द इनपुट फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। तो जो आउटपुट होता है वो अगले वाले के लिए क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है, यानी भाई लाइन बाय लाइन चीजें चल रही होती हैं। क्लियर। तो ये होते हैं हमारी तीसरा पाइपलाइनिंग। अगला टॉपिक है हमारे पास हार्डवायर कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर कंट्रोल यूनिट क्या होता है, देखो, इट इज अ कंट्रोलर एज अ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ठीक है, और फाइनाइट स्टेट मशीन दैट जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल सप्लाइड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा कंट्रोलर होता है जो कि क्या सिक्वेंस लॉजिक सर्किट के लिए यूज होता है। कंट्रोल लॉजिक इज इम्प्लीमेंट विद द गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर्स एंड द अदर डिजिटल सर्किट। तो जो कंट्रोल लॉजिक होता है वो किसमें इंप्लीमेंट होते हैं, किसके थ्रू, गेट्स के थ्रू या फ्लिप फ्लॉप या डिकोडर वगैरह के थ्रू, ठीक है। एंड हार्डवेयर कंट्रोल रिक्वायर्स अ चेंजेस इन द वायरिंग, ठीक है, वेरियस कंपोनेंट इफ द डिजाइन हैज टू बी मॉडिफाइड और चेंज्ड, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें क्या होती हैं, यूज्ड होती हैं डिजाइन वगैरह के लिए। इसके बाद क्या होता है, ईच स्टेप इन दिस सीक्वेंस इज कंप्लीटेड इन वन क्लॉक साइकिल, ठीक है, मतलब क्लॉक साइकिल में सारी चीजें डन होती है। एंड काउंटर में भी यूज टू कीप द ट्रैक ऑफ कंट्रोल स्टेप्स, ठीक है, काउंटर को यहाँ पर यूज किया जाता है ट्रैक करने के लिए स्टेप्स को, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके डायग्राम की तो काउंटर अनेबल होता है यहाँ पे, ये हमारा स्टेप काउंटर होता है, ये क्लॉक वाइज हो रहा होता है, यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल इनपुट होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये मेन डायग्राम अगर तुम यहाँ से देखो, यहाँ पर एक्सटर्नल इनपुट है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा कंडीशनल सिग्नल है, ये हमारे जाते हैं किसमें, कंट्रोल सिग्नल जनरेटर में। यहाँ से हमारे इंस्ट्रक्शन डिकोडर से हमारे सारे आई मतलब इंस्ट्रक्शन जो आते हैं 1 से लेकर n तक सब आते हैं हमारे कंट्रोल सिग्नल डिकोडर में, और जो कि हमारे कहाँ से आ रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से। यहाँ से हमारे क्या होता है, ऑपकोड की बिट जो बिट्स होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। क्लियर। इसके बाद जो स्टेप काउंटर से यहाँ से हमारे T1 से लेकर T5 तक ये सारी चीज़ें आती हैं, और फिर जो हमारे कंट्रोल सिग्नल है इसके थ्रू हमारे ये क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल को आती हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा टोटल हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का डायग्राम, ठीक है। तो तुम आसानी से बस बॉक्स से याद रख लो भैया, यहाँ एक्सटर्नल इनपुट बनाना है, कंडीशनल सिग्नल बनाना है, और ये इंपॉर्टेंट है भाई इसलिए बता रहा हूँ, डायग्राम बना के आना, कुआ के सब पेपर में बता रहा हूँ, उससे मार्क्स बहुत अच्छे से इंप्रूव होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है अच्छे से बना लो देख देख के, ताकि तुम्हें क्या हो, याद हो जाए। क्लियर। सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, दो, द इंस्ट्रक्शन फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी इज प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड द इंस्ट्रक्शन रिमेन देयर टिल इट्स एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। क्लियर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, फेच करता है फ्रॉम मेन मेमोरी को एंड प्लेस करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, एंड द इंस्ट्रक्शन रिमेन द स्टिल एग्जीक्यूशन टू बी कंप्लीट, मतलब तब तक एग्जीक्यूशन रिमेन रहता है, मतलब हमारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जब तक हमारा एग्जीक्यूशन क्या नहीं होता है, कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, द इंस्ट्रक्शन डिकोडर इंटरप्रिटेट्स द ऑपकोड एंड द एड्रेसिंग कोड। तो ये करता है, इंटरप्रिटेट करता है किसके साथ, ऑपकोड के साथ, एड्रेसिंग मोड के साथ फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। एंड डिटरमाइन करता है क्या, व्हाट एक्शन हैव टू बी टेकन, यानी हमें कौन सा एक्शन लेना है, ठीक है। अगला आता है हमारे स्टेप काउंटर। ये क्या करता है, ट्रैक करता है प्रोग्रेस को इन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में, यानी कितना क्या हमारा क्या हो चुका है, ठीक है। इट स्पेसिफाइज द करंट स्टेप्स अमंग इंस्ट्रक्शन फेच,
डिकोड एंड ऑपरेंड फैच, एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेंड स्टोर। तो ये बेसिकली बताता है कितनी क्या चीज़ें हमारी उस ऑपरेशन में परफॉर्म हो चुकी हैं, ये काउंट करता है। क्लियर। अब आता है हमारे पास सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल डिपेंडिंग अपॉन देयर इनपुट। ठीक है। अब क्लॉक क्या करता है? क्लॉक इज इम्प्लीमेंट इन द कंट्रोल सर्किट इन सच दैट इट इज कंप्लीट वन क्लॉक साइकिल फ्रॉम ईच स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। क्लियर। फिर हमारे जो एक्सटर्नल इनपुट था उसमें क्या होता है? द एक्सटर्नल इनपुट कंपोनेंट एक्नॉलेज द कंट्रोल सर्किट अबाउट द एक्सटर्नल सिग्नल सच एज द इंटरप्रेटर्स। ठीक है। और जो कंडीशनल सिग्नल था उसके लिए था दीज कंपोनेंट हेल्प टू द कंट्रोल यूनिट इन जनरेटिंग द कंट्रोल सिग्नल। तो ये कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर। तो ये पूरा हमारा क्या था? हार्डवायर था। देन हमारा क्या था? देयर आर 4 सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमेटिक मेथड फॉर डिजाइन द मेथड। तो स्टेट टेबल मेथड और वन हॉट मेथड, डिले इंप्लीमेंट मेथड, सीक्वेंस काउंटर मेथड एंड पीएलए मेथड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक आई थिंक। तो ये और अच्छे से समझ लो ताकि पूरे तुम्हारी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाए। और हाँ, इस वीडियो में मैंने सभी कुछ जो भी इंपॉर्टेंट था वो समझा दिया। तो अगर अभी तक आप वीडियो में बने ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक कमेंट जरूर छोड़ देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपकी सारी यूनिट की वीडियोज़ बना के चैनल पर अपलोड कर दूँ। क्लियर। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होता है? देखो, इट इज़ अ कंपोनेंट विद द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। तो ये क्या है? कंपोनेंट होता है सीपीयू के साथ दैट यूजेस माइक्रो कोड्स टू कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। क्लियर। इसका जो डायग्राम है दो ये है। यहाँ पे क्या होता है? नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर है, कंट्रोल मेमोरी और कंट्रोल डाटा रजिस्टर है। क्लियर। सो हम बात करने वाले हैं कंट्रोल यूनिट, फिर आता है एंड हमारा होता है एक्सटर्नल इनपुट यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो पूरा जो डायग्राम है ना, ये तुम्हारा क्या है? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में। तो आराम से याद कर लो इसको। अगर हम और अच्छे से समझे तो क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल टू बी जनरेटेड बाय द कंट्रोलर एंड कैन बी स्टोर्ड इन अ स्पेशल रोम इज कॉल्ड द कंट्रोल मेमोरी। ठीक है। तो जो सिग्नल होते हैं वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं? रोम में, और उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल मेमोरी। मेमोरी कंट्रोल वर्ड इज रिटन इन अ ईच माइक्रो ऑपरेशन एंड दीज कंट्रोल वर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ सीरियल असेंडिंग मेमोरी। तो ये क्या होता है? जो मेमोरी कंट्रोल के जो वर्ड्स होते हैं वो रिटर्न कर जाते हैं माइक्रो ऑपरेशन में, और सभी क्या असेंडिंग ऑर्डर में क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। देन कंट्रोल वर्ड्स इज एक्सेस्ड सीरियली फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी। मतलब जब असेंडिंग ऑर्डर में सीरियली अरेंज हो चुके तो लाइन बाय लाइन ही उन्हें एक्सेस करा जाता है। कंट्रोल वर्ड आर स्टोर्ड in the ROM permanently and the output of the control memory provide the required control signal. Clear? If the control memory is sequentially accessed by the incrementing control memory location, then the sequence of control signal stored in successive word of ROM can be generated. Clear? तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सिक्वेंसली एक्सेस करता है, इंक्रीमेंटिंग को करता है कंट्रोल मेमोरी लोकेशन को। तो जो सिक्वेंस होता है कंट्रोल सिग्नल की वो क्या होती है? स्टोर्ड होता है सक्सेसिव वर्ड में ऑफ रोम। ठीक है। और जनरेट हो जाता है। देन हमारा जो अभी तुमने हार्डवायर पढ़ा और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट ही पढ़ी है, तो इसके बारे में तुम्हें डिफरेंस भी आ जाना चाहिए समझ में। दो क्या चीज़ होती है? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट और हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में थोड़ी सिमिलरिटीज है। दो अगर तुमने CISC और RISC के अगर डिफरेंस याद कर रखे हैं ना, तो तुम्हें आधे तो तुम वही लिख सकते हो इसमें। ठीक है। और यहाँ के डिफरेंस तुम वहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो ये क्या होता है? इंप्लीमेंट बाय द प्रोग्रामिंग, और ये सर्क्यूटरी अप्रोच होता है। ठीक है। CISC स्टाइल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यहाँ पर RISC स्टाइल इंस्ट्रक्शन होते हैं। यहाँ पे मॉडिफिकेशन आर इजी एज इट विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज द कोड सेक्शन, और यहाँ पे मॉडिफिकेशन इज डिफिकल्ट होती है। ठीक है। और कंट्रोल यूनिट इज हार्ड वायर्ड होता है। इसका इट वर्क ऑल फॉर द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है। और ये क्या होता है? सिंपल इंस्ट्रक्शन के लिए होता है। यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग माइक्रो प्रोग्राम्स को, इज नॉट कॉस्टली। यहाँ पे क्या है? कॉस्टली नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इंप्लीमेंटिंग हार्डवेयर स्ट्रक्चर इज कॉस्टली। क्लियर। ना आगे अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? स्लो एग्जीक्यूशन और ये हमारा फास्ट एग्जीक्यूशन है। तो इसी के साथ तुम्हारा ये डिफरेंस कंप्लीट होता है जो कि है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट और हार्डवायर कंट्रोल यूनिट का। ठीक है। और तुम्हारी जो यूनिट 3 है वो भी होती है यहाँ पर समाप्त। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगर हम अगली वीडियो लाते हैं और आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो अगली वीडियो ले आएंगे जल्द से जल्द, ताकि अच्छे से पास हो जाओ और आपकी वीडियो सारी क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए और अच्छे से नंबर लेकर आओ और किसी की बैक ना आए। क्लियर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू और गुड नाइट। और वीडियो जैसी आ जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये हैप्पी से फेस लेकर जाना, पेपर करके आना। ओके, बाय।